Hello student, welcome on my YouTube channel Solution Academy. How are you all? I hope कि you all are good. ओके अच्छा स्टूडेंट, हमारे चैनल का जो नेम है सॉल्यूशन एकेडमी उसे हमें चेंज करना होगा बिकॉज यूट्यूब पर ऑलरेडी इस नेम से चैनल रजिस्टर्ड है. ओके तो हमें अपने चैनल का नाम कुछ और रखना होगा जो कि यूनिक हो और जो कि सिंपल हो, इजी हो. तो हमने एक नाम डिसाइड किया है लाइक क्लासरूम स्टडी. ओके क्लासरूम स्टडी जो नेम है वो कैसा है आप कमेंट करके बता सकते हैं. क्या हम ये नाम रख सकते हैं या नहीं, या फिर अगर आपके माइंड में कुछ और वर्ड है, कुछ और यूनिक वर्ड है जो कि हम रख सकते हैं अपने चैनल का नाम, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं. अगर वो सुटेबल होगा, उस नेम से कोई ऑलरेडी यूट्यूब चैनल रजिस्टर्ड नहीं होगा तो हम वही नेम रख लेंगे. फाइन, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं. तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम. तो आज की क्लास है ऑन द टॉपिक ऑफ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़. ओके, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ मीन्स एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टीज़ मीन्स कौन पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है, कौन जो है कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम कर सकता है. ओके कौन कौन जो पर्सन है हमारे इकॉनमी में, हमारे मार्केट में जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम कर सकते हैं. सो सी पर्सन हु कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कैपेबल पर्सन टू डू दी कॉन्ट्रैक्ट. ओके जो भी पर्सन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना, जो भी पर्सन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, जहाँ पर पार्टी को आप फोर्स कर सकते हैं अगर वो अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म ना करे तो दैट कंसिडर एज ए कैपेबल पर्सन फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट. ओके सेम इसकी डेफिनेशन गिवन है आपकी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. क्या डेफिनेशन है? एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ of the age of majority according to the law to which he is subject or who is sound mind and he is not disqualified from the law subject which he is. ओके मीन्स क्या है, कौन पर्सन कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? एक मेजर पर्सन, एक साउंड माइंड पर्सन एंड डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ. ओके सो कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल होगा आपका अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? एक मेजर पर्सन कर सकता है, एक साउंड माइंड पर्सन कर सकता है एंड अ पर्सन हु इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द लॉ. ओके नॉट डिस्क्वालीफाई मीन्स कि अगर जिसको कोई इम्प्रिजमेंट नहीं हुआ है, जिसके अगेंस्ट कोई भी अगर केस है, ओके जिसको इम्प्रिजमेंट हुआ है, पनिशमेंट दी है कोर्ट ने, तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा. ओके और जिसके अगेंस्ट नहीं है वो नॉट डिस्क्वालीफाई. और मेजर पर्सन कौन होता है? जो 18 ईयर्स अपनी एज कंप्लीट कर लेता है. 18 ईयर्स ये क्यों रखा है? क्योंकि हमारा जो सिटीजन जो एक्ट है उसमें भी ये मेंशन किया गया है ना कि जनरली वोट जो आपका होता है पोलिंग करने के लिए कौन पर्सन कैपेबल होता है? एक मेजर पर्सन मतलब जो 18 ईयर्स अपनी कंप्लीट कर लेता है. क्यों रखा है गवर्नमेंट ने या लॉ ने ये 18 ईयर्स वाले कंडीशन? क्योंकि 18 ईयर्स के बाद एक जो पर्सन है वो एक रैशनल डिसीजन ले सकता है. व्हाट मीन बाय रैशनल डिसीजन? मीन जो वो डिसीजन ले रहा है वो कितना बेनिफिशियल होगा उसके लिए, उसकी सोसाइटी के लिए, उसकी फैमिली के लिए और इकॉनमी के लिए. ओके जैसे वोट देने के लिए वो डिसीजन ले सकता है डिसीजन कि कौन सी पार्टी को वोट देना उसके लिए बेनिफिशियल होगा, उसकी इकॉनमी के लिए बेनिफिशियल होगा, उसकी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा. इसलिए ओके साउंड माइंड पर्सन जो नॉर्मल होली सिचुएशन में कैपेबल होता है टर्म एंड कंडीशन को समझने के लिए. फाइन, सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल नहीं है? ओके अगर मेजर पर्सन है, साउंड माइंड पर्सन है, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, तो ऑपोजिट कि माइनर पर्सन नहीं होगा, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं होगा एंड डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ वो भी नहीं होगा. ओके उसका अपोजिट जो है, तो ये तीन लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल नहीं है. मीन्स अगर आप इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम नहीं कर पाएंगे. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि अगर वो डिनाई करते हैं अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए तो आप उनको थ्रू दी कोर्ट फोर्स नहीं कर सकते. ओके सो इसमें से फर्स्ट है आपका माइनर. हु इज़ ए माइनर? अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट माइनर वो पर्सन है जिसने अभी तक अपनी 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं की है. ओके एंड बट द सेकेंड में क्या है कि अगर कोई चाइल्ड है, सपोज उसके पेरेंट्स नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए उसका एक गार्जियन पर्सन अपॉइंट किया गया है, उस गार्जियन पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी हैंड ओवर की गई है, तो इस प्रॉपर्टी के व्यू से एक जो चाइल्ड है उसको कम मेजर माना जाएगा जब वो 21 ईयर्स का हो जाएगा, ना कि 18 ईयर्स के बाद. ओके तो जिसके नेम से प्रॉपर्टी है और जो चाइल्ड है अभी
जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, कोर्ट ने अपॉइंट किया है उसका गार्जियन, तो वो 21 ईयर्स का हो जाएगा, तब उसे मेजर माना जाएगा। मीन्स आफ्टर 21 ईयर्स वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम कर सकता है। फाइन। तो क्या रूल्स है रिगार्डिंग दी कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर्स और बाय माइनर्स? ओके, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं माइनर के साथ या माइनर करता है आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या उसका इफ़ेक्ट होगा? ओके, इफ़ेक्ट, तो इफ़ेक्ट ये है कि अगर माइनर कैपेबल है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और आप फिर भी उसके साथ करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा। ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। और वॉइड कैसा होगा? वॉइड एब इनिशियो। वर्ड एब इनिशियो मतलब वो जब आप कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ एंटर कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है इससे। ओके, सो इसलिए कहते हैं एन एग्रीमेंट विद और बाय अ माइनर इज़ एब्सोल्युटली वॉइड एब इनिशियो। ओके, चाहे तो माइनर ने आपके साथ किया हो या आपने माइनर के साथ किया हो, उसे वॉइड एब इनिशियो बोलेंगे। मीन्स वो उसकी वैल्यू 0 होगी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ओके, इसके लिए एक फेमस केस भी है। केस है आपका मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ओके, धर्मोदास क्या है आपका माइनर पर्सन था और मोहिरी बीबी जो है एक मेजर पर्सन है। तो क्या है, मोहिरी बीबी ने उसे लोन दिया है ₹8,000 का और उसके अगेंस्ट धर्मदास घोष ने अपनी कुछ भी सिक्योरिटी लाइक डिवेंचर्स रखे हैं। ओके, ₹8,000 के लिए एज ए सिक्योरिटी। तो बाद में धर्मदास घोष क्या करता है, जो लोन लिया है उसने 8,000 का वो भी यूज़ कर लेता है, कंजम्पशन कर लेता है, प्लस अपनी सिक्योरिटी के रिटर्न के लिए सूट भी फाइल कर देता है अगेंस्ट दी मोहिरी बीबी कि मैं तो मतलब एक माइनर हूँ और मैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता और इन्होंने मेरे साथ किया है तो इनको मेरी प्रॉपर्टी देनी होगी। तो कोर्ट ने भी धर्मदास घोष का सपोर्ट किया। ओके, क्योंकि ये तो मेंशन ही है आपके कॉन्ट्रैक्ट में कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो मोहिरी बीबी को उसका जो सिक्योरिटी उसने रखी थी डिवेंचर वो भी रिटर्न करना पड़ा, प्लस उन्होंने उसको फोर्स भी नहीं कर पाए किस बात के लिए कि उसका जो ₹8,000 का लोन था एटलीस्ट वो तो रिटर्न कर दे। तो ओके, वो भी नहीं कर सकता, वो लॉस भी बियर करना पड़ेगा मेजर पर्सन को, मीन्स मोहिरी बीबी को। फाइन। सो यही है कि अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इट डज़ नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन एंड राइट्स बिटवीन दी कंसर्न पार्टी। ओके, किसी का भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज नहीं होगी, किसी के पास भी कोई राइट नहीं होगा, किसके पास? जो मेजर पर्सन है। लेकिन एक जो माइनर है उसके पास तो राइट होता है कि वो अपनी माइनॉरिटी को कभी भी प्रूव कर सकता है। एंड दस इट इज़ देयरफॉर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और वो जो मेजर पर्सन है वो माइनर को फोर्स नहीं कर सकता है कोर्ट के सामने भी। ओके, देन है नेक्स्ट रूल सेकेंड, माइनर कैन बी अ प्रॉमिसी और अ बेनिफिशरी। ओके, कंडीशन ये है कि एक माइनर की लायबिलिटी कभी अराइज नहीं हो सकती है। वो बेनिफिट तो ले सकता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से, किसी भी एग्रीमेंट से, लेकिन उसकी लायबिलिटी कभी अराइज नहीं होती है। ओके, तो यही है माइनर कैन बी प्रॉमिसी और बेनिफिट। किसी को प्रॉमिस कर सकता है, उसमें से अपना बेनिफिट ले सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन उसको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी आपका कि माइनर जो है उसने इंश्योरेंस करवाया है अपनी गुड्स का इंश्योरेंस कंपनी से और जो गुड्स हैं उसकी डिस्ट्रॉय हो गई हैं किसी भी रीज़न से, तो एक्स कौन है? माइनर। उसने क्या किया? सूट फाइल किया अगेंस्ट दी इंश्योरेंस कंपनी ताकि वो क्लेम दे। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला कि हम क्लेम नहीं देंगे बिकॉज हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है माइनर के साथ किया है और माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो तो वॉइड एब इनिशियो होता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है तो हम किस बात के लिए क्लेम दें। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये उसको जो माइनर पर्सन है उसको सपोर्ट किया। क्या सपोर्ट किया? कि माइनर जो है वो बेनिफिट तो ले सकता है ओके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन उसकी लायबिलिटी नहीं अराइज होगी। ओके, मीन्स इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रीमियम पे करने के लिए नहीं फोर्स कर सकती है, लेकिन उसका जो इंश्योरेंस क्लेम है वो तो देना ही होगा। फाइन, ये केस भी है आपका द जनरल अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस मदन लाल सोनूलाल। ओके, मदन लाल सोनूलाल जो है आपका माइनर है और इंश्योरेंस कंपनी आपका मेजर पर्सन है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज रूल्स रिलेटिंग विद द माइनर कॉन्ट्रैक्ट, नो रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। मीन्स क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो पर्सन माइनर था, अब वो सपोज़ उसने जब कॉन्ट्रैक्ट किया वो 15 ईयर्स का था, आफ्टर 3 ईयर्स वो 18 ईयर्स का हो गया, तो वो बोले कि चलो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारा अब वैलिड हो गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था आप उसको कैसे अप्रूव कर सकते हो बाद में, है ना? नहीं कर सकते। आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो फ्रेम, लेकिन जो आप कॉन्ट्रैक्ट सोचो कि उसको ही अप्रूव कर दे वो नहीं कर सकते क्योंकि वो वॉइड हुआ ही नहीं था, ओके, वॉइड एब इनिशियो था।
So the minor cannot ratify the contract made by him during his minority on attending the majority because contract made by minor is altogether void. Okay, क्योंकि जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो void था, हुआ ही नहीं था. एग्जाम्पल भी है. फॉर एग्जाम्पल, a minor borrows ₹5,000 from B and executed a bond in favor of B. बॉन्ड मीन्स अपनी कोई भी सिक्योरिटी एज रखी है. कोई सिक्योरिटी मतलब कोई भी अपने डिवेंचर्स या शेयर्स. On attending majority, he executed another promissory note in settlement of the first note. Okay, जब वो मेजर हो गया तो उसने एक promissory note और दिया कि मैं ये पे करूँगा लोन. Okay, 5,000 वाला. तो वो ऐसा नहीं कर सकता है. The second note is void and the contract cannot be ratified because जो first था आपका कॉन्ट्रैक्ट वो तो void ही था, void ab initio, तब उसको तुम वैलिड कैसे कर सकते हो. ओके, इसलिए द नेक्स्ट रूल है रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज नो कंपनसेशन बाय माइनर. ओके, नो कंपनसेशन बाय माइनर मीन्स कि अगर माइनर ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके कोई बेनिफिट अगर ले लिया है ना, तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि अब आप पे करो. जैसे इंश्योरेंस कंपनी से उसने अगर क्लेम ले लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी बाद में उसे प्रीमियम पे करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती है. ओके, सिमिलरली अगर माइनर ने अपनी क्या है बैंक से लोन ले लिया था कैसे भी करके, तो बाद में बैंक को पता चला कि ये तो माइनर है, ये कैपेबल नहीं था लोन लेने के लिए, अब उसको पे नहीं फोर्स नहीं कर सकता कि रिटर्न करो भाई मेरा लोन. बैंक जो है नहीं कर सकती है. ओके, क्योंकि बैंक जो मेजर पर्सन होता है यहाँ पर उसको ही लॉस बियर करना पड़ता. माइनर तो सेफ ही है हर तरीके से. ठीक है. If a minor has received any benefit under the void agreement, he can't be asked to compensate or pay for it. Okay, कोई भी उसको फोर्स नहीं कर सकता कि आपने बेनिफिट ले लिया है तो अब आपको देना होगा. नो. देन नेक्स्ट रूल, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. प्लीड माइनॉरिटी मतलब कोई भी उसको अपनी माइनॉरिटी को कभी भी क्या है प्रूफ करने से रोक नहीं सकता है. ओके, वो कभी भी अपनी माइनॉरिटी को प्रूव कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट से बच सकता है. नो बडी कैन स्टॉप टू हिम. ओके, नो वन कैन स्टॉप हिम टू प्रूविंग दैट ही इज़ ए माइनर. जैसे मैंने बताया कि पर्सन जो माइनर है उसने अगर ये बोलकर लोन ले लिया बैंक से कि वो मेजर है. ओके, बाद में लेकिन रियलिटी में वो माइनर ही था और उसने ये प्रूव कर दिया, तो बैंक उसको ऐसा करने से रोक नहीं सकती है. फिर बैंक को ही लॉस बियर करना पड़ेगा उस लोन अमाउंट्स के. ओके, इक्वल. Then the next condition with the rules related minor, माइनर्स लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज. ओके, ऐसा नहीं है कि माइनर की लाइबिलिटी कभी नहीं अराइज होती है. नेसेसरी क्या गुड्स होती हैं, जैसे हमें लाइफ के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स. तो कोई भी पर्सन कोई भी पर्सन अगर ये सर्विसेज ये गुड्स देता है माइनर को किसी भी टाइम, तो फिर माइनर की जो लाइबिलिटी है वो अराइज हो जाती है. लेकिन यहाँ पर भी एक पॉइंट है, उसके पास एक एक्सेप्शंस है कि वो खुद पर्सनली लायबल नहीं होगा बल्कि उसकी एसेट्स लायबल होंगी. एसेट्स मतलब अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप उस प्रॉपर्टी सपोज उसके पास अगर कार है, ठीक है, और आपने उसको जो दिया है लोन दिया है आपने अगर 10 लाख रुपीज़ का और कार जो है वो 5 लाख रुपीज़ की है, ठीक है, तो आप उसकी कार को सेल करके जितना पैसा ले सकते हैं रिकवर कर सकते हैं उतना ही आप बेनिफिट ले सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं ले सकते. मीन्स जैसे आपने कार सेल कर दी 5 लाख रुपीज़ आपको मिल गया, लेकिन जो रिमेनिंग 5 लाख है उसके लिए आप माइनर को फोर्स नहीं कर सकते हैं. ओके, ये मतलब है माइनर की लायबिलिटी अराइज होगी अगर कोई उसे सप्लाई गुड्स देता है, लेकिन वो भी क्या उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी, वो खुद लायबल नहीं होगा. ठीक है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ माइनर एज ए पार्टनर. मीन्स एक जो माइनर पर्सन है क्या वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है. ओके, नॉर्मली तो नहीं बन सकता है क्योंकि वो माइनर है, लेकिन अगर सारे पार्टनर एग्री हों ओके विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स बन सकता है. ये कंसेंट लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि माइनर जो है ना वो लॉस बियर नहीं करेगा कभी भी, उसकी कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी. ओके, सपोज़ अगर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर लोन है आपका 10 लाख रुपीज़ का, तो उसमें माइनर कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा लायबिलिटी को पे करने के लिए. लेकिन अगर कोई प्रॉफिट हुआ है पार्टनरशिप फर्म को सपोज 1 लाख रुपये का, तो वो प्रॉफिट में ले सकता है शेयर. ओके, प्रॉफिट में शेयर लेने के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने के लिए राइट रखता है, लेकिन लॉस और लायबिलिटी में पार्टिसिपेट करने का राइट उसके पास नहीं होता. मीन्स उसकी लायबिलिटी अराइज नहीं होती है. ओके, सो यही है, अ माइनर कैन बिकम अ पार्टनर ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. इन अदर वर्ड्स ही कैन शेयर द प्रॉफिट विदाउट इंकरिंग एनी पर्सनल लायबिलिटी. क्योंकि कोई लायबिलिटी नहीं अराइज होती है बट वो प्रॉफिट में शेयर ले सकता है. ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज माइनर एज एन एजेंट. क्या एक माइनर एजेंट बन सकता है
ऑफ कोर्स बन सकता है, क्योंकि एजेंट क्या होता है, वो खुद लायबल नहीं होता है बल्कि प्रिंसिपल को लायबल करता है। तो यहाँ पर भी माइनर तो खुद लायबल नहीं होगा, अपने प्रिंसिपल को लायबल करेगा कॉन्ट्रैक्ट करके आउटसाइडर के साथ, तो सेम कर सकता है। ठीक है, अ माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट and bind his principal by his act without incurring any personal liability। ओके, जैसे एजेंट की नहीं पर्सनल लायबिलिटी अराइज होती है, ऐसी माइनर की भी नहीं अराइज होती है, तो वो एजेंट बन सकता है और प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है अपनी एक्टिविटीज़ से। ओके, नेक्स्ट रूल्स इज माइनर एज ए शेयर होल्डर मेंबर ऑफ ए कंपनी। क्या एक माइनर पर्सन शेयर होल्डर बन सकता है किसी कंपनी का, मेंबर बन सकता है क्या किसी कंपनी का? ओके, वही सेम कंडीशन है, ऑफ कोर्स बन सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि कंपनी के जो शेयर हैं वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए, एंड उसका कंपनी का जो मेन डॉक्यूमेंट होता है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो भी इस बात की परमिशन देता हो कि माइनर पर्सन बन सकता है हमारा शेयर होल्डर्स। ओके, उसमें कोई प्रोहिबिशन ना हो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के कि माइनर नहीं एंटर कर सकता है, तब बन सकता है वो शेयर होल्डर, अदरवाइज नहीं बन सकता है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो एक माइनर पर्सन शेयर होल्डर बन सकता है। देन द नेक्स्ट रूल इज माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ओके, एक जो माइनर पर्सन है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि माइनर की तो लायबिलिटीज़ ही नहीं अराइज होती हैं। ओके, इंसॉल्वेंट कब होता है कोई भी पर्सन? जब वो अपनी लायबिलिटीज़ को पे करने के कैपेबल नहीं होता है, जब उसकी लायबिलिटीज़ उसकी एसेट से ज़्यादा हो जाती हैं, तो दैट पर्सन कॉल्ड इंसॉल्वेंट, राइट। तो यहाँ पर जो माइनर है उसकी तो लायबिलिटी कभी भी अराइज ही नहीं होती है, तो उसकी एसेट से ज़्यादा होने का तो मतलब ही नहीं है, इसलिए वो इंसॉल्वेंट नहीं होता कभी भी माइनर। Okay, a minor cannot be declared as an insolvent because in no case he is personally liable. His liability cannot exceed his assets. There is therefore question of declaring a minor insolvent. Okay, कोई क्वेश्चन ही नहीं है इस बात का कि माइनर जो है इंसॉल्वेंट हो सकता है। Okay, then the next rule is माइनर अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है आपके जनरली 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्या क्या 3 होते हैं? चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। इन सबको क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। मतलब ये यूज़ करते हैं आप, किस लिए यूज़ करते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, तो एक जो माइनर है ये बना सकता है, चेक बना सकता है किसी के नेम से, बिल ऑफ एक्सचेंज बना सकता है किसी के नेम से, किसी को प्रॉमिस दे सकता है। ओके, अगर किसी को ट्रांसफ़र करना है बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक तो वो भी कर सकता है। ओके, लेकिन वो खुद लायबल नहीं होगा। ओके, किसी को देने के लिए उस बिल पर, उस बिल ऑफ एक्सचेंज पर, उस चेक पर जो अमाउंट मेंशन है ना, वो देने के लिए खुद लायबल नहीं होगा कभी भी, क्योंकि है ये उसके पास राइट कि माइनर्स की लायबिलिटी कभी अराइज नहीं होती है, माइनर्स नेवर बी लायबल। ओके, बट अगर कोई भी चेक है या कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, कोई भी प्रॉमिसरी नोट है जिसकी अमाउंट जो है माइनर को मिलनी है, ओके, तो माइनर उसको फोर्स करके उसके अगेंस्ट सूट फाइल करके भी उसका अमाउंट जो है रिकवर कर सकता है, बिकॉज माइनर कैन बी अ बेनिफिशरी। ओके, बट उसकी लायबिलिटी कभी अराइज नहीं होती है। सो सी, check and bill of exchange and promissory note are negotiable instruments. A minor can draw or endorse these instruments, but he will no personal liable. But if any instrument is in his favor, he can force to the party because he can be beneficiary. Okay, पार्टी को फोर्स कर सकता है क्योंकि वो बेनिफिशरी हो सकता है, लेकिन लायबिलिटी होल्डर कभी नहीं होता, उसकी लायबिलिटी कभी अराइज नहीं होती है। ओके, then the next rule is surety for a minor. What mean by surety? Surety here means guarantor. तो गारंटर होता है ना, जैसे आप कोई भी बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपसे मांगता है ना कोई गारंटर लेके आइए जो आपकी मतलब श्योरिटी लेके, अगर आप नहीं पे करोगे तो वो पे करेगा। तो सेम यार कि अगर माइनर ने लोन लिया है, ठीक है, माइनर ने कोई क्रेडिट परचेज़ किया है तो और उसका किसी ने गारंटी दी है कि अगर ये नहीं पे करेगा तो मैं पे करूँगा, तो जनरली क्या होता है कि अगर जिस पर्सन की गारंटी दी जाती है ना, उसकी फ़र्स्ट लायबिलिटी होती है, मतलब फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ही होती है लोन पे करने की। अगर वो फेल हो जाता है उसके बाद गारंटर पर्सन देता है ना। लेकिन माइनर के केस में क्या है कि माइनर की तो लायबिलिटी अराइज ही नहीं होती है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड का तो सवाल ही नहीं है। मीन्स जिसने गारंटी दी है वही प्राइमरी लायबल होगा, मतलब उसकी लोन पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल गारंटर की ही होगी। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट। सो सी,
A person who stands surety for a loan taken by the minor will be liable for the payment of loan and his liability will be primary not secondary because minor is not liable in any situation. तो सोच समझ के देनी चाहिए गारंटी भाई. अगर कोई माइनर की गारंटी दे रहा है तो ये याद रखें कि आपको ही देना पड़ेगा, माइनर क्योंकि लायबल नहीं होता कभी भी. ओके, देन द लास्ट और नेक्स्ट कंडीशन रूल्स रिगार्डिंग द माइनर कॉन्ट्रैक्ट. 13 कॉन्ट्रैक्ट्स विद माइनर्स गार्जियन. ओके, माइनर्स गार्जियन मीन्स कि अगर सपोज़ कि माइनर ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, माइनर ने आपसे लोन बोरो किया है, तो क्या आप उसके लिए उसके पेरेंट्स को फोर्स कर देंगे, उसके गार्जियन को फोर्स कर सकते हैं कि आप दो, आपके चाइल्ड ने मुझसे 10 लाख रुपीज़ लिए हैं या 10,000 रुपीज़ दिए हैं, आपको देने होंगे. तो कोर्ट कहता है, कोर्ट अलाउ करता है कि नहीं, आप माइनर के गार्जियन को फोर्स नहीं कर सकते हैं फॉर दी माइनर्स एक्टिविटी, क्योंकि माइनर तो वैसे भी कैपेबल नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसे वो जो है रैशनल डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं होता है. बट अगर कोई भी पार्टी माइनर के पेरेंट्स के साथ, माइनर के गार्जियन के साथ डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट करता है, सपोज़ कि माइनर के पेरेंट्स हैं, उन्होंने लोन लिया अगर 10 लाख रुपीज़ का, तो उनको फोर्स कर सकता है अदर पार्टी फॉर टू पे द लोन अमाउंट. ओके, माइनर की एक्टिविटी के लिए नहीं कर सकता गार्जियन को, लेकिन गार्जियन ने ही अगर एंटर किया है कॉन्ट्रैक्ट में तो फिर उनको फोर्स कर सकता है लोन अमाउंट पे करने के लिए. फाइन. सो these all are the rules relating with the contract with minor. ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. ओके, अनसाउंड माइंड मतलब जो मेंटली इतना कैपेबल नहीं है, जिसका माइंड मेंटल जो वर्क है वो सही फंक्शन नहीं करता है. ओके, वो सही से डिसीजन नहीं ले पाता है. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12, ओके, जो आपका माइनर है उसकी डेफिनेशन सेक्शन 11 में गिवन थी और आपका अनसाउंड माइंड पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 12 में गिवन है. तो क्या डेफिनेशन गिवन है? अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इफ़ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट इज़ कैपेबल. ओके, एक पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेबल माना जाएगा. ओके, एक पर्सन को साउंड माइंड पर्सन माना जाएगा अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ये दो पॉइंट्स, ये दो जो आपके फैक्टर्स एग्जिस्ट हैं. तो क्या दो फैक्टर्स हैं? फर्स्ट, टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि वो कॉन्ट्रैक्ट की जो भी टर्म एंड कंडीशन रखी है उनको समझ सकता है. टू फॉर्म अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन द इंटरेस्ट, और जो भी टर्म एंड कंडीशन को समझने के बाद वो एक रैशनल डिसीजन ले सकता है कि ये जो टर्म एंड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की वो कितना उसके इंटरेस्ट को उसके लिए बेनिफिशियल होंगी या फिर उसके लिए कितनी हार्मफुल होंगी. ओके, तो अगर किसी भी पर्सन में ये दोनों ही फैक्टर नहीं है, ओके, ए बी, तो फिर वो पर्सन जो है कैपेबल नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मीन्स वो साउंड माइंड पर्सन नहीं होगा. ओके, सो दस अ पर्सन हु इज़ नॉट कैपेबल ऑफ बोथ, ओके, ही इज़ सेड टू हैव सफर्ड फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. तो वो क्या माना जाएगा उस पर्सन को? अनसाउंड माइंड पर्सन. एग्जाम्पल्स हैं कुछ आपके अनसाउंड माइंड पर्सनस के. क्या एग्जाम्पल्स हैं? कौन कौन होता है आपका अनसाउंड माइंड पर्सन? जनरली इडियट्स, लुएंटिक्स एंड ड्रंकर्ड्स. ओके, इडियट्स क्या होते हैं? जनरली जो बॉर्न फूल होते हैं. बॉर्न फूल मतलब जो बाय बर्थ ही थोड़ा मतलब उनका मेंटल जो फंक्शन है वो सही से वर्क नहीं करता है. ओके, सो बॉर्नफुल जो पर्सन होते हैं इनकी जो मेंटल इनकेपेसिटी है वो परमानेंट होती है. ओके, मेंटल इंसैनिटी जो है परमानेंटली होती है. तो अगर कोई भी पर्सन इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा. ओके, सो सी इडियट. अन इडियट इज़ अ पर्सन हु इज़ नेचुरल फूल और बॉर्न फूल. ही इज़ कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ मेंटल कैपेसिटी. उसकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होती है, थोड़ा डैमेज होती है. ही कैन नॉट आंसर इवन अ सिंपल क्वेश्चन टू पुट टू हिम. ओके, अगर आप उससे ईजी क्वेश्चन पूछना है तो वो भी नहीं बता पाएगा. अगर सपोज आप पूछे 2+3 कितना होता है तो वो ये भी शायद इतने ईजिली आंसर ना दे पाए. ओके, हिज इंसैनिटी इज़ परमानेंट. वो परमानेंट ही उसका जो मेंटल कैपेसिटी है वो वर्क नहीं करती है. देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट विद एन इडियट इज़ वॉइड. ओके, वॉइड होता है, ज़ीरो होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है. अगर आप कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते थ्रू दी कोड. ओके, देन है नेक्स्ट जो अनसाउंड माइंड पर्सन है लुएंटिक्स. ओके, लुएंटिक्स मतलब क्या होता है? आपने जनरली देखा होगा कुछ पर्सन होते हैं ना जिनको फिट्स आते हैं. ओके, फिट्स आते हैं तो दैट पर्सन कॉल लुएंटिक्स.
ओके। तो लुनेटिक पर्सन क्या है, वो अपनी मेंटल वो बॉर्न फूल नहीं होते हैं, ओके, बाय बर्थ वो फूल नहीं होते हैं। उनकी मेंटल जो इंसेनिटी है वो परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी होती है। मीन्स जब उनको फिट्स आ रहे होते हैं तभी वो अनसाउंड माइंड होते हैं, और जब फिट्स उनके चले जाते हैं तो वो एक नॉर्मल पर्सन हो जाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब वो नॉर्मल है तो कर सकते हैं, और जब वो अंडर दी मतलब वो है आपके फिट्स तो नहीं कर सकते। ओके। सो लुनेटिक इज़ अ पर्सन हुज मेंटल पावर हैज़ डीअरेंज ड्यू टू सम मेंटल स्ट्रेंथ। ओके, कुछ मेंटल मतलब कुछ चोट लग जाती है किसी को, या कोई गिर जाता है, कोई एक्सीडेंट की वजह से उसकी मेंटल जो कैपेसिटी है थोड़ा डैमेज हो जाती है, दैट कॉल लुनेटिक्स। ही इज़ नॉट अ नेचुरली बॉर्न फूल, हिज incapacity is only temporary, so that when he is lucid he can enter into a contract। lucid मतलब जब वो नॉर्मल है, जब वो उसको फिट्स नहीं आ रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ओके। देन द नेक्स्ट अनसाउंड माइंड पर्सन इज ड्रंकर्ड्स। ओके, ड्रंकर्ड्स होते हैं या फिर जो मतलब आपका नशा करने वाले जो होते हैं, कोई ड्रिंक करते हैं या ड्रग्स वगैरह जो लेते हैं, कॉल्ड इंटॉक्सिकेटेड पर्सन और ड्रंकर्ड्स। सो अ ड्रंकर्ड जब उन्होंने एक ड्रिंक की है, मीन्स जब वो अंडर दी इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग या ड्रिंक हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल नहीं होंगे ऑफकोर्स, क्योंकि वो समझ नहीं सकते जो भी टर्म एंड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की, और एक रैशनल डिसीजन नहीं ले सकते इसलिए। लेकिन अगर वही पर्सन नॉर्मल सिचुएशन में ले सकता है, जब उसने कोई भी नशा आपका ना किया हो, ना तो ड्रिंक की हो ना ही ड्रग्स लिया हो। Okay, so a drunkard is a person who is under the influence of drink or some drugs. When he is drunk, he is incapable of making the rational judgment, so he cannot do the contract. Therefore, he can't create a valid contract when he is under the influence of drink. Okay, जब उसने अगर ड्रिंक की है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। फाइन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी आपका अनसाउंड माइंड पर्सन। नाउ दी नेक्स्ट कौन है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट करने ही कर सकता है, कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? पर्सन डिस्क्वालीफाई फ्रॉम लॉ। ओके, पर्सन डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट और लॉ मीन्स जिसको डिस्क्वालीफाई किया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ऐसे कौन लोग हैं जिनको ये बोला गया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं? फर्स्ट है एलियन एनिमीज़। एलियन एनिमी का मतलब क्या है? कोई भी अदर नेशन का पर्सन, ओके, कोई भी अदर कंट्री का पर्सन। तो अगर अदर कंट्री का पर्सन ज़रूरी नहीं है हमारा जो है एनिमी ही हो, हमारा फ्रेंड भी हो सकता है, ओके, फ्रेंड भी हो सकता है और एनिमी भी हो सकता है। तो अगर एलियन एनिमी, ओके, एलियन पर्सन मतलब फॉरेनर के साथ आपने किसी अदर पर्सन के साथ अगर वो आपका फ्रेंड है तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो वैलिड होगा। लेकिन अगर वो हमारी कंट्री का एनिमी है, सपोज इंडिया और पाकिस्तान का अगर आप कोई भी पर्सन है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो वो क्या माना जाएगा? वॉइड, ओके, वो एग्जिस्ट ही नहीं होगा। लेकिन अगर सपोज़ कि आप किसी अमेरिकन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वैलिड माना जाएगा। ओके, अ पर्सन हु इज़ नॉट एन इंडियन इज़ एन एलियन। ओके, जो इंडिया का नेशन का पर्सन नहीं है, इंडिया का सिटीजन नहीं है, कॉल्ड एलियन। ही मे बी ईदर एन एलियन फ्रेंड और एलियन एनिमी। कोई भी हो सकता है अदर कंट्री का पर्सन, फ्रेंड भी हो सकता है, एनिमी भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट विद फ्रेंड इज़ वैलिड बट अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन एलियन इज़ एलियन एनिमी इज़ वॉइड। ओके, वॉइड होगा क्योंकि वो तो दुश्मन है, आपका एनिमी है, तो ऑफकोर्स वो आपको हार्म करने के बारे में ही सोचेगा, वो आपको चीट करने के बारे में ही सोचेगा, इसलिए आप उसके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉइड ही होगा। देन द नेक्स्ट पर्सन जो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल, फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर। फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर मतलब क्या होता है कि जो फॉरेन कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, जो अपनी हर एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो वो पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम में ये है कि अगर उसको फोर्स करना है ना पार्टी को कि वो अपने एप्लीकेशन परफॉर्म करे, तो वो हमारे कंट्री के कोर्ट में ही कर सकता है केस। और वो भी कहाँ पर भी कंडीशन है, वो हमारी कंट्री के कोर्ट में केस कब कर सकता है? जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले लेगा, देन ओनली। ओके, तो इसलिए उसको डिस्क्वालीफाई कंसिडर किया जाता है। दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्स इन आर कोर्ट बट दे कांट बी स्वीड इन आर कोर्ट विदाउट द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मना करे कोई पर्सन अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए तो उसके अगेंस्ट सूट भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन सूट फाइल कहाँ करेंगे? हमारे ही कोर्ट में करेंगे। और हमारे ही कोर्ट में कब कर सकते हैं? लेकिन आफ्टर द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई बोलते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्वालीफाई पर्सन कॉरपोरेशन एंड कंपनीज। मीन्स एक क्या कंपनी कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल होती है? कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। उसको कैसे उसका बर्थ होता है? थ्रू दी लॉ होता है, और उसकी भी एक अलग पहचान होती है जैसे आपका ह्यूमंस की होती है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। बट कंडीशन ये है कि उसका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो इस बात के लिए परमिशन देता हो। ओके, अगर वो उस बात के लिए
परमिशन नहीं देता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ओके, ये स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखी है परमिशन की, आप इसको सही कर लेना। तो क्या है, अ कंपनी और कॉर्पोरेशन आर आर्टिफिशियल पर्सन, okay, artificial person and is created by law is also have a separate legal entity from its members, so it can create a contract only if memorandum of association give permission। ओके, अगर उसका मेमोरेंडम पे परमिशन देता है तो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट एज यू नो, जिसको पनिश किया है कोर्ट ने, उसके अगेंस्ट कोई भी केस है। ओके, तो कॉन्विक्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ अंडर द इम्प्रिजमेंट, जिसको इम्प्रिजमेंट हुआ है तो वो कब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जब उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजमेंट है वो एक्सपायर ना हो जाए। या अगर किसी के अगेंस्ट केस था ना, तो उसका केस जो ओवर हुए 6 मंथ हो जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बिफोर 6 मंथ नहीं कर सकता है। So convict is a person who is under the imprisonment. He can enter into a contract until his duration of imprisonment expire. Okay, तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसका imprisonment expire ना हो जाए। नेक्स्ट पर्सन इंसॉल्वेंट पर्सन है। और नेक्स्ट कौन नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, इंसॉल्वेंट पर्सन नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स इंसॉल्वेंट क्योंकि पर्सन कब होता है, जब वो अपनी लायबिलिटीज़ को पे करने में फेल हो जाता है। तो तब जब वो ऑलरेडी ही फेल्ड है पर्सन, तो फिर दोबारा वो कॉन्ट्रैक्ट करके कैसे उसको फेल्ड होने का चांस दिया जाएगा, इसलिए उसको भी क्या है आपका डिस्क्वालीफाई रखा गया है टू डू फ्रेम द कॉन्ट्रैक्ट। फाइन, देन क्वेश्चन कैसे आता है इस टॉपिक से, हु आर डिस्क्वालीफाइड पर्सन टू डू कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई है। तो यहाँ पर आपको ये जो लास्ट पॉइंट है वो नहीं लिखना है, तीनों के बारे में लिखना है। तीनों मीन्स आपको माइनर के बारे में भी एक्सप्लेन करना है, अनसाउंड माइंड पर्सन के बारे में भी लिखना है, और आपका डिस्क्वालीफाइड बाय जो लॉ है उनके बारे में भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सिर्फ क्योंकि यहाँ पे बोला हु आर डिस्क्वालीफाई बोला है ना, पर्सन टू डू दी कॉन्ट्रैक्ट, कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं होता, ये नहीं बोला हु आर डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। ओके, अगर लॉ बोला होता तो फिर आप ये जो थर्ड पॉइंट था आपका डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ पर्सन्स वाला वो एक्सप्लेन करते। फाइन, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है इसका, सेकेंड क्वेश्चन, एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब्रियोट। ओके, वॉइड एब्रियोट का मतलब क्या है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं माइनर के साथ वो वॉइड एब इनिशियो होता है, स्टार्टिंग से ही वो 0 होता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ऑफकोर्स ट्रू है। तो आपको एक्सप्लेन करना है कैसे ट्रू है, तो उसके जो भी रूल्स हैं ना एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे आप यहाँ पे, तो फिर आपका जो है आंसर हो जाएगा। फाइन, आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। थैंक यू।